हाय एवरीवन। अभी लास्ट जो हम वात पित्त कफ की सीरीज पढ़ रहे थे उसमें हमने बेसिक वात पित्त कफ की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके कितने सब टाइप होते हैं, वो कैसे प्रकोपित होती है, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब आपको इस वीडियो में मैं कुछ काम की चीज़ें बताऊंगी, मतलब पहले भी काम की थी लेकिन उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। कौन सी चीज़ खाने से आपका वात बढ़ेगा, कौन सी चीज़ खाने से आपका वात कम होगा, कौन सी दालें आपके लिए कफ को बढ़ाने वाली होती हैं, कौन सी दालें आपके कफ को कम करने वाली होती हैं, पित्त आपका कैसे बढ़ रहा है, कौन कौन सी खाने या मसाले वाली चीज़ों से आपका पित्त बढ़ रहा है, कौन सी चीज़ों से पित्त का शमन हो रहा है, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हम यहाँ पर अपने किचन में अपने घर में मिलने वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में आयुर्वेद कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, तो थोड़ा सा पुराना रिमाइंड जरूर रखिएगा, और अगर याद नहीं है तो एटलीस्ट उनके जो गुण हैं उसको कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए या समझ के रख लीजिए, क्योंकि अगर आपको उनकी प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी ना तो फिर आपको खाने पीने की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं आपको 10 चीज़ें बता दूंगी, कल आपके घर में 11वीं डिश बन जाएगी तो आपको पता तो होना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये आपको प्रकोपित करेगी कि नहीं करेगी, है ना, वात पित्त कफ के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगी। तो इसलिए वात पित्त कफ की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं वात से। वात की प्रॉपर्टीज क्या होती थी, वात क्या क्या होता है, रुक्ष, लघु, शीत। एक एक प्रॉपर्टी से हम बात करते हैं। रुक्ष होता है, हमने पहले देख लिया था, रुक्ष का मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा ड्राई होता है। तो वो सारी चीजें जो ड्राई होती हैं वो वात को बढ़ाने वाली होती हैं। और अगर आपके शरीर में वात बढ़ जाए तो आपको क्या करना है, रुक्ष के अपोजिट क्या आएगा, स्निग्ध, चिकनाहट, उन चीज़ों का सेवन करना है। तो रुक्ष चीज़ें क्या हैं, जो भी चीज़ें ड्राई हैं, ड्राई मतलब क्या हो गया, कंपैरिजन में अगर हम अन्न की बात करें या जो हम आटा खाते हैं उसकी हम बात करें तो चावल क्या होते हैं, कंपैरिजन में स्निग्ध होते हैं, गेहूं उसके कंपैरिजन में रुक्ष होता है, बेसन बिल्कुल ही ज़्यादा ड्राई होता है। तो बेसन वाली चीज़ें खाने से आपका वात प्रकोपित होगा, लेकिन अगर आप उसको बैलेंस कर दोगे स्निग्ध के साथ में, उसमें आप तेल का प्रयोग करोगे या घी का प्रयोग करोगे तो आपका वात का जो रुक्ष गुण है वो अपोजिट हो जाएगा स्निग्ध से, तो वो आपका वहां पर शमन कर देगा। अगर वायु का रुक्ष गुण बढ़ता है तो आपको स्निग्ध चीजों का प्रयोग करना है। स्निग्ध के लिए बेस्ट एग्जांपल आपके दिमाग में क्या आएगा, घी, तेल, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए फैट या जो मांस के अंदर जो होता है उसके मज्जा बोलते हैं, जो वसा और मज्जा आयुर्वेद में होती है, घी, तेल, वसा, मज्जा। तो इन चारों का प्रयोग करना है आपको। अब कैसे, यहाँ पर भी ध्यान रखिए। अब जैसे घी जो होता है, घी स्निग्ध है तो स्निग्ध गुण के कारण ये अपना वात का शमन कर देगा, है ना। स्निग्ध गुण के कारण जो वात का रुक्ष गुण है उसके अपोजिट में है, लेकिन घी साथ ही साथ ठंडा होता है। घी की प्रॉपर्टीज होती है, इसको मैं थोड़ा बैक करती हूँ, घी की प्रॉपर्टीज होती है कि ये शीत प्रभाव का होता है। तो शीत गुण के कारण, क्योंकि वायु भी शीत होती है, तो शीत गुण के कारण ये वायु का शमन नहीं करेगा। अगर हम दूसरी चीज की बात करें, तेल की बात करें, तो जितने भी तेल होते हैं वो स्वाभाविक रूप से उष्ण होते हैं। सभी तेल, आप चाहे नारियल का तेल लें, सरसों का तेल लें, तिली का तेल लें, ये सारे तेल उष्ण प्रवृत्ति के होते हैं, गर्म होते हैं। कंपैरिजन में एक दूसरे के ठंडे गर्म हो सकते हैं, जैसे कि सरसों का तेल बहुत ज्यादा उष्ण प्रवृत्ति का होता है, लेकिन जो नारियल का तेल है वो कंपैरिजन में शीत होता है ना। तो कंपैरिजन में वो उष्ण शीत होगा, लेकिन अगर हम स्वाभाविक रूप से देखें तो उनका जो प्रभाव पड़ेगा शरीर के ऊपर वो उष्ण पड़ेगा। तो जितने भी तेल होते हैं वो वात का शमन करते हैं, क्योंकि वो वात के शीत गुण को भी शांत करते हैं, रुक्ष गुण को भी शांत करते हैं। उसके बाद जो वसा और मज्जा है, यानी कि जो वसा को मैं कैसे बताऊं, जो डालडा आ जाता है, जो ये वाली चीजें होती हैं जो प्लांट से आपको एक्सट्रैक्ट करके निकल के आती हैं, या जो जानवरों के दूध से अलग से निकालते हैं, कैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो वो मैं नहीं बता पा रही हूँ आपको। और मज्जा मतलब जो एनिमल्स के थ्रू जो चिकनाई हमें प्राप्त हो रही है, उनकी जो मांस है उसके माध्यम से। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये घी, ये आपके शरीर में वात का जो रुक्ष गुण है उसका शमन करती है। वायु का शमन करने के लिए जो बेस्ट होता है वो तेल होता है। जितने भी तेल होते हैं वो सीधे वात का शमन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके शरीर में वात बढ़ जाए तो आपको तेल की मात्रा को बढ़ाना होता है। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, तेल अपने आप में बहुत फायदेमंद चीज है। तेल का प्रयोग करना हमारे शरीर के सप्त धातुओं को और त्रिदोष को बैलेंस रखने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जब तेल में तली हुई चीजें होती हैं वो नुकसान करती हैं। ये आपकी जठराग्नि को दूषित करने का काम करती हैं। मतलब अगर आप रोटी में नॉर्मल चूल्हे की बनी हुई चूल्हे की या गैस की बनी हुई रोटी, चूल्हा इसलिए बोल रही हूँ, चूल्हे की रोटी ज्यादा फायदा करती है, तो अगर आप चूल्हे की रोटी खा रहे हैं ऊपर से आप उसमें तेल मिला देते हो, कच्चा तेल, तो ये फायदा करेगा आपको। लेकिन जब आप उसी आटे को
तेल में उसकी पुड़ी बना लेते हो तो ये कंपैरिजन में नुकसान करेगा, है ना। कंपैरिजन में इसलिए बोल रही हूँ कि कभी कभी जब पेशेंट बिल्कुल ही लेने के लिए तैयार नहीं होता है तो इस प्रकार से संयोग के माध्यम से उसको तेल पहुंचाया जाता है, लेकिन वो एक अलग एक प्रोसीजर है कि पेशेंट नहीं ले पा रहा है बिल्कुल ही किसी कारण से, बहुत छोटा बच्चा है या कोई ऐसी कंडीशन में है कि वो खाना नहीं खा पा रहा है, तो फिर खाने के साथ में तेल को मिक्स करके दिया जाता है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। सामान्य तौर पर तेल में तली हुई चीज़ें आपको नुकसान करती हैं, तेल अपने आप में फायदेमंद होगा, ठीक है। दूसरा हम देखें लघु गुण, मैंने थोड़ा लिख रखा है क्योंकि बोलते बोलते ना भूल जाते हैं, इसलिए एक नोट्स हल्के हल्के बनाना, जो शॉर्ट नोट्स हैं एक पेज में यहाँ पर जो दिख रहे हैं, तो इतना बनाना थोड़ा ज़रूरी होता है, अदरवाइज दिमाग से निकलता है। वायु का दूसरा गुण होता है लघु। वात स्वाभाविक रूप से लघु होती है, हल्की होती है, तो ऐसी चीज़ें जो कि हल्की होती हैं, जिनका वेट कम होता है, वो वायु को बढ़ाने वाली होती हैं। तो जब वात बढ़ जाए तो आपको पोज में क्या लेना है, आपको गुरु आहार का सेवन करना है, ठीक है। यहाँ पर बात आती है दालों की। जितनी भी दालें होती हैं, मूंग दाल है, अरहर दाल है, ये स्वाभाविक रूप से लघु होती हैं। तो मूंग का सेवन करने से, मूंग कहते हैं ना पचने में बहुत हल्की होती है, लघु होती है, मूंग की दाल वात का प्रकोप करती है, ठीक है। वैसे सभी दालें वात का प्रकोप करती हैं, कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं। तो जो मूंग दाल है ये वायु का प्रकोप करती है, अरहर की दाल भी वायु का प्रकोप करती है, लेकिन उड़द की दाल को गुरु द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ की कैटेगरी में माना जाता है। उड़द की दाल बहुत ज्यादा गुरु होती है, आयुर्वेद में जब इसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं तो उसे गुरु द्रव्यों के अंतर्गत रखा गया है। तो उड़द की दाल और मसूर की दाल ये दोनों ही वात का शमन करते हैं। पचने में भारी होते हैं गुरु होने के कारण, लेकिन इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वात का शमन करते हैं। अब बहुत सारे लोग उड़द की दाल तो बिल्कुल खाते ही नहीं है, केवल पूजा पाठ में, ग्रह नक्षत्रों की पूजा में उसका इस्तेमाल करते हैं। उड़द की दाल बहुत फायदेमंद होती है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये आपके शरीर में वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने वाली होती है। तो वात का शमन करने के लिए उड़द की दाल अच्छी है। मूंग की दाल अपेक्षाकृत वायु का प्रकोप करेगी, अरहर की दाल भी वात प्रकोपक होती है। उड़द की दाल अपने गुरु गुण के कारण वात का शमन करती है, मसूर की दाल भी अपने गुरु गुण के कारण वायु का शमन करने वाली होती है। तो इनका प्रयोग कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद शीत, वायु का स्वाभाविक गुण है कि वो शीत होती है, तो जब भी वात प्रकोप होगी तो आपको उसके अपोज में यानी कि उष्ण द्रव्यों का सेवन करना है। उष्ण के लिए उष्ण जल का आप सेवन कर सकते हो, और ऐसे द्रव्य जो कि जिनका शरीर के अंदर वीर्य जो होता है वो उष्ण होता है, तो शरीर के अंदर जो प्रभाव उष्ण डालते हैं उनका सेवन कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी मसाले होते हैं, हमारे मसालदान के अंदर जो भी आप मसाले देखते हो, जैसे कि दालचीनी है, ये गरम होती है, ठीक है, दालचीनी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ये गरम होता है, ठीक है। उसके बाद तेज पत्ता, ये भी गरम होता है। आप राई डालते हो, ये भी गरम होता है। जीरा, ये भी गरम होता है, लेकिन ये दूसरे गुणों के कारण डाला जाता है, हल्का गरम होता है कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप जो भी मसालों का प्रयोग करते हैं वो उष्ण होते हैं, तो वायु का शमन करने के लिए मसालों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये आपके हो गए वात के। अब हम पित्त के देख लेते हैं, बात करते हैं। अब जब आप खाने का सेवन करोगे ना ये सारी चीजें, तो आपको ना थोड़ा सा तोल मटोल करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि जो तेल होते हैं वो सभी उष्ण प्रवृत्ति के होते हैं, तो उष्ण गुण के कारण और स्निग्ध गुण के कारण ये वायु का तो शमन कर देंगे, लेकिन जब हम पित्त की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो हम जानते हैं कि पित्त कैसा होता है, उष्ण होता है। पित्त के गुण क्या होते हैं, सा स्निग्ध उष्णम तीक्ष्णम। जो पित्त होता है वो उष्ण प्रवृत्ति का होता है और तीक्ष्ण होता है। तो अगर आप तेलों का प्रयोग कर रहे हो तो ये पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। तो अगर पित्त का आपको शमन करना है तो आपको तेल के अपोजिट वाली जो चीजें हैं, जो ठंडी हैं, जो स्निग्ध नहीं है, उनका सेवन करना पड़ेगा, मतलब कि रुक्ष चीजों का सेवन करना पड़ेगा। पित्त क्या है, स्निग्ध है, वायु क्या है, रुक्ष है। तो जब आप स्निग्ध चीजों का सेवन करोगे तो ये पित्त को बढ़ाने वाला होगा, और अगर पित्त पहले से बढ़ा है तो आपको रुक्ष द्रव्यों का सेवन करना है। रुक्ष द्रव्यों में क्या आ जाता है, बेसन, जो मैंने पहले बताया, बेसन स्वाभाविक रूप से पित्त का शमन करता है। उसके बाद जितने भी मोटे दरदरे अनाज होते हैं, आपका मक्का है, मोटा अनाज आप ले लीजिए। आप गेहूं को भी अगर थोड़ा सा मोटा हल्का पिसवाते हैं, थोड़ा सा दरदरा टाइप का, तो ये भी दलिया होता है, ये पित्त का शमन करने वाला होता है। सूजी होती है, रवा, ये पित्त का शमन करने वाला होता है। तो जो मोटे आहार होते हैं वो रुक्ष गुण के कारण पित्त का शमन करने वाले होते हैं, और वापस स्निग्ध गुण वाली जो चीजें होती हैं वो पित्त का प्रकोप करने वाली होती हैं, लेकिन वात का शमन करने वाली होती हैं। तो आपको सूजी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा है तो आप सूजी, रवा, बेसन, इन सारी चीजों का प्रयोग करिए, अल्प मात्रा में प्रयोग करिए। घी जो होता है वो स्वाभाविक रूप से पित्त शामक होता है शीत गुण के कारण।
घी स्निग्ध है, लेकिन जो घी होता है इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज होती है वो शीत होता है। अपने शीत गुण के कारण ये पित्त को स्वाभाविक रूप से शमन करता है। तो अगर पित्त का किसी भी प्रकार का प्रकोप है, चाहे एक्सटर्नली आपको पित्त ज्यादा महसूस हो रहा है या इंटरनली आपको पित्त ज्यादा महसूस हो रहा है, इन दोनों ही कंडीशन में घी का प्रयोग करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पुराने समय में अक्सर लोग सुबह खाली पेट 3-4 चम्मच घी हल्के गुनगुने गर्म पानी से पिया करते थे। घी का सेवन जब आप सुबह सुबह करते हो तो ये आपके शरीर में जो रात भर का प्रकोपित हुआ पित्त है, जो कि खाने की डाइजेशन के दौरान बन रहा है और आप लगातार बैठे हुए सो रहे हो, उस कंडीशन में बन रहा है, तो उसको शांत करने वाला होता है। पित्त का विरेचन शरीर से निकालने वाला होता है। फिर अगर हम रस में बात करें तो पित्त कैसा था? अम्ल होता था। अम्ल होता है, कटु होता है, मतलब कि जितनी भी खट्टी चीजें हैं, ठीक है, आपका चाहे वो खटास की वजह से नींबू हो, वैसे नींबू पित्त शामक भी होता है अपने प्रभाव के कारण, लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर आप बहुत ज्यादा खट्टी चीजों का सेवन करते हो तो उसमें आप बहुत ज्यादा नींबू का रस भी अगर सेवन कर रहे हो, बहुत ज्यादा संतरा मौसमी खा रहे हो, कच्चे आम खा रहे हो, या दही बहुत ज्यादा पीते हो, मट्ठा बहुत ज्यादा लेते हो, तो ये सारी चीजें पित्त को प्रकोपित करने वाली होती है अपने रस के कारण। ठीक है, अपने रस के कारण, अपने अम्लीय स्वभाव के कारण ये पित्त को प्रकोपित करने वाली होती है। अम्ल और जो तीखा, तीखा मतलब कटु, कटु मतलब क्या? तीखा, मिर्ची वाला खाना। जितनी भी चीजें जो मिर्ची लगती है, जिनमें चिरपराहट होती है, थोड़ा सा तीखापन महसूस होता है, वो सारी चीजें पित्त को बढ़ाने वाली होती हैं। तो जो मैंने बात में भी मसालदाने में बात करी, जो राई है वो तीखी होती है तो ये पित्त को बढ़ाती है लेकिन वात का शमन करती है। दालचीनी है, तेज पत्ता है, ये पित्त को बढ़ाते हैं लेकिन वात का शमन करते हैं। ठीक है, तो ये मसाले जो हैं, जो हल्दी है, हल्दी कटु रस की होती है, हल्की तीखी होती है, चिरपरी लगती है, ये और साथ में उष्ण भी होती है, तो पित्त का प्रकोपित करने वाली होती है। हल्दी का जो रस होता है, यहाँ पे करेक्शन दे दो, कटु तिक्त होता है, तो ये अपने कभी कभी सही ढंग से प्रयोग करने से पित्त का शमन भी कर देती है। ज्यादा मात्रा में प्रयोग करने से पित्त को प्रकोपित करने वाली होती है। और बाकी के जो मसाले हैं, दालचीनी, तेज पत्ता, इलायची, इलायची नहीं है सॉरी, राई है आपकी, ठीक है, ये जो मसाले हैं ये आपके पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब इसको आप शमन कैसे करोगे? जितनी भी कड़वी चीजें होती हैं, इसके अपोज में कौन सा रस आता है? कड़वी। नीम है, ये पित्त का शमन करने वाला होता है। करेला पित्त का शमन करने वाला होता है। जो कड़वी चीजें आप जितनी भी सोच सकते हो, ये स्वाभाविक रूप से पित्त का शमन करने वाली होती हैं। आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है और उसके अपोजिट वाली चीजों में चले जाना है। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा? पित्त का शमन करने के लिए घी, पित्त जब भी बढ़ जाए तो आपको पित्त का इसका ध्यान रखना है, घी का प्रयोग करना है, वो आप शमन करने वाला होगा। फिर जितनी भी रूक्ष चीजें होती है, ड्राई होगा जितना, वो पित्त का शमन करने वाला होता है। जितना ज्यादा ड्राई चीजें हैं, जिसमें स्निग्ध तेल की मात्रा बिल्कुल नहीं है, तो वो पित्त का शमन करने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद द्रव जो होता है, ये एक चीज ध्यान रखिए, जितनी लिक्विड चीजें आप लेते हो ना, वो भी पित्त का प्रकोपित करने वाली होती है, क्योंकि पित्त स्वाभाविक रूप से द्रव होता है। ठीक है, तो अब द्रव में क्या आ जाएगा? पानी ज्यादा पीना नहीं, एक्चुअली पतली दाल का सेवन करना, बहुत ज्यादा पतले सूप का सेवन करना, बहुत ही ज्यादा पतला पतला सूप बना देना, ये पित्त को प्रकोपित करने वाला होता है। तो अगर आप पित्त प्रकोपित है तो आप द्रव यानी कि पानी वाली चीजें थोड़ा सा कम मात्रा में सेवन करिए, या फिर आप थोड़ा थोड़ा करके उसको सेवन करिए, है ना। एक बार में बहुत ज्यादा सूप लेने की बजाय में अगर आप थोड़ा थोड़ा सूप बार बार लेंगे तो ये पित्त का शमन करने वाला होगा। ठीक है, तो ये आपके वात और पित्त की बात हो गई। कफ के बारे में हम बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन कौन सी चीजें आप लोगों को दिमाग में आ रही हैं, घर पे आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें खाई हैं, कौन कौन सी डिश आपने खाई है जो आपको लगता है वात पित्त कफ के ऊपर कोई इफेक्ट डालेंगी, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब हम कफ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।